तो महेश उपल साहब, राजन मैथ्यूज तो कह रहे हैं कि कमर्शियल लॉन्च होगा तो सारी चीजें होंगी वहां पर, और वो जो अभी है वो कमर्शियल लॉन्च ही है, उससे कम नहीं है। लेकिन महेश उपल साहब, आपको क्या लगता है जो COI का यहाँ स्टैंड है या जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, क्या वाकई उनके लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है? महेश उपल साहब, रिलायंस जियो का ये लॉन्च या कमर्शियल लॉन्च जब होगा तब? देखिए, इसमें ये तो किसी भी आपके पैनलिस्ट का व्यू नहीं है कि ये जो रिलायंस की एंट्री है कि ये मामूली सी चीज़ है या इससे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही इम्प्रेसिव और बड़ी एम्बिशियस एंट्री है, और इससे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इसका नोट लेना पड़ेगा, इससे उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यदि जैसे उन्होंने दाम घटाए हैं तो उनको भी दाम घटाने पड़ेंगे। यदि वो क्वालिटी ऑफ़र करते हैं तो उनको भी मैच करनी पड़ेगी। यदि आप मार्केट में हैं और मार्केट में कोई भी प्लेयर आपके मार्केट शेयर या रेवेन्यू शेयर को अटैक करने में करना चाहता है तो आप उसके लिए तो रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको प्राइस में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और बाकी चीज़ों में रिस्पॉन्ड कर। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है, और मैं राजन मैथ्यूज जो कह रहे हैं वो भी ठीक है कि जब एक बार ये सर्विस कमर्शियली लॉन्च हो जाएगी या हो चुकी है तो अब ये सब MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी या IUC के इश्यूज जो हैं वो उम्मीद है वो रूल्स बेस्ड तरीके से सॉर्ट आउट होंगे। ऑपरेटर्स चाहे भी उन बाध्य हैं, वो भी कंस्ट्रेंड हैं कि जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको। ओके, तो मुझे कोई इसमें कोई मेरे साथ TS हरियर भी हैं। TS, मैं आता हूं सर आपके पास। मेरे पास एक क्वेश्चन था क्वालिटीज जुड़ा हुआ, लेकिन TS हरियर बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मैं TS हरियर से एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं। TS हरियर, क्या कोई ऐसी स्टडी है सर टेलीकॉम इंडस्ट्री की, क्योंकि ये बिजनेस बड़ा अलग ही बिजनेस है। यहाँ पर टैरिफ, यहाँ पर रेट कम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाने की कोशिश होती है। क्या कोई ऐसा आपके पास स्टडी है TS हरियर साहब जिसमें ये हो कि रिलायंस जियो की जो स्ट्रैटेजी है ये आगे चलकर किस तरह इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए कितनी काम आएगी? जैसा कि आपने कहा कि 2020 तक तो शायद सभी ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉफिट में नहीं होंगे, या ये 2020 तक ये अपने रेवेन्यू के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। तो कोई ऐसी स्टडी है कि आगे चलकर ये जो बिजनेस बिहेवियर है ये चेंज होता है, टैरिफ बदलते हैं, या कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी या इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं? कोई ऐसी स्टडी? नहीं, देखिए, जैसे मैं कहूँगा दिस आर अर्ली डेज में, अभी फिलहाल तो कोई प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक माना जाता है कि रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद काफ़ी हद तक माइग्रेशन होगा। देखिए, आपका जो क्लाइंट बेस है उसमें काफ़ी हद तक टेलीकॉम का रिटेल क्लाइंट बेस है और काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस इज़ वेरी लार्ज। और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस है वो नॉर्मली इतना जल्दी पोर्ट नहीं करते हैं फ्रॉम वन ऑपरेटर आने तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। तो आई डोंट थिंक द कॉर्पोरेट यूजर्स आर गोइंग टू पोर्ट सो इजीली। शायद से जो इंडिविजुअल है उनमें थोड़ा पोर्टिंग हो सकता है। दूसरी बात, ये आप हिस्टोरिकली रिलायंस देखोगे तो इनका जो मेजर सक्सेस रहा है वो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में रहा है। वो रिफाइनिंग हो, एक्सट्रैक्शन हो, पेट्रोकेमिकल हो। रिटेल में इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है। आई थिंक रिटेल इज वन एरिया वेयर वी डोंट नो हाउ वेल और हाउ बैडली रिलायंस गोइंग टू परफॉर्म करो। तीसरी बात यह है कि डेटा इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल। कॉल एक तरफ, आप वॉइस एक तरफ रखिए, डेटा दूसरी तरफ रखिए। डेटा इज डिफरेंट एनिमल। जहाँ तक वॉइस का सवाल है, आपने अच्छा नेटवर्क दिया, अच्छा प्राइसिंग दिया तो यू आर मेड इट इन वॉइस। डेटा में एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब मुकेश अंबानी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आपको 10,000 मूवीज देंगे, 2 लाख गाना देंगे। ये सब एंगेजमेंट होता है। तो आई थिंक जहाँ तक डेटा का सवाल है, सिर्फ प्राइस काटना इज नॉट सफिशिएंट। इट्स मोर इंपॉर्टेंट आप कैसे कस्टमर्स को एंगेज करेंगे। तो आई थिंक भारती ने प्राइस काटा, आइडिया ने प्राइस काटा, पर ये लोग कस्टमर को किस तरह से एंगेज करते हैं, आई थिंक दैट विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द इंडस्ट्री गोइंग। करो भाई, एक बात आपने इन्होंने बिल्कुल सही की कि रिलायंस का जो एक्सपीरियंस है वो B2B है, B2C नहीं है। तो B2C कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें काफी सफल जो है वो नहीं हो पाए। वो काफी सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस देखना होगा कि B2C किस तरह से लेकर के जाते हैं, किस तरह से कंज्यूमर को टच करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है काफी वो एनहांस करते हैं। हमारे साथ राजन मैथ्यूज भी है। राजन मैथ्यूज, आपको लगता है कि नेक्स्ट बैटल फ्रंट इज IUC फॉर द टेलीकॉम कंपनीज? I don't think that is going to be a battleground if both sides of the equation agree that they are in commercial service. Once that is agreed, I think the whole interconnect matter can be resolved very quickly. If you're talking about interconnect, I'm talking about IUC interconnect usage charges. IUC I'm talking about.
I'm talking about IUC interconnect uses charges. I think the next battleground will be that for the telecom companies. So yes, between the new entrants and the incumbents and some of the other operators, like for example Telenor and other members, Aircel for example, in our membership, they have different points of view in terms of what ought to be the pieces that are used to calculate the cost for determining the interconnect charges. So I think I don't see it as a battle, but I think there will be a very robust discussion with the TRAI on what is the appropriate cost structure that must be used to determine what the interconnect charges. What our point of view is that it cannot be zero. And I think the data that has been provided by TRAI shows that in a calling party pays regime, no country has zero interconnect charge. Even in the VoIP network, even in the VoIP network, So VoIP network, even if there is a VoIP is only a technology that is used, but because it's VoIP, it doesn't mean that the cost structure, please look at the components of the cost structure. Spectrum. RIL and other companies acquire spectrum in a very transparent auction basis. All right, they build their networks, they get investment in equipment the same way we pay the same charges. They pay the same pretty much for their compensation, about 20%. They rent towers and build towers on the same basis as we do. So if you look at the major component pieces, they're pretty similar. VoIP doesn't have a material impact on the cost structure. Okay. आता हूं आपके पास दोबारा, लेकिन इससे पहले राजू चंद्रशेखर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजू चंद्रशेखर, मेरा एक सवाल अलग है, बिल्कुल अलग है, रिलायंस जियो से जुड़ा है, लेकिन रिलायंस जियो के साथ साथ मैं BSNL से जुड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। सरकारी टेलीकॉम सेक्टर की बात करें या पब्लिक टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, BSNL की बात करें, MTNL की बात करें, तो सर इनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। बार बार कहा जा रहा सरकार की तरफ से इनको रिवाइव किया जाएगा। जो इससे पहले मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि मैंने BSNL को रिवाइव करके प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। सर जियो के लॉन्च के बाद हमें क्या इसमें कोई और बदलाव दिखेगा या वैसे ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और BSNL इस सब जो डिसरप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, BSNL सबसे वल्नरेबल कंपनी है, क्योंकि एक तो वो उसका जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है और निम्बलनेस जो हमें इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनका एक निम्बलनेस और क्विक मूव, क्विक फुटेड अप्रोच ऑफ कंपनीज उनका एक ज़रूरत पड़ता है, BSNL में है नहीं। एंड दैट इज़ अ डेंजरस थिंग फॉर BSNL। और गवर्नमेंट को ये इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि BSNL का फ्यूचर मैनेजमेंट का मॉडल कैसे होगा। या तो प्राइवेटाइज करे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट मैनेजमेंट को लेके आए, लेकिन BSNL आज के दिन में सबसे वल्नरेबल है। आप रहिए सर, मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है, बीजेपी लीडर। नरेंद्र तनेजा साहब, एक कंपनी आती है, 4 साल में उसने तैयारी करती है और धमाकेदार लॉन्च करती है और ऐसा लगता है छा चुकी है वो कंपनी। और एक कंपनी जो इतने सालों से काम कर रही है, सरकार का सपोर्ट है, सरकार का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद घिसट के चल रही है। सर राजीव चंद्रशेखर साहब जो बात कर रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि जियो आएगा तो मुझे लगता है कि BSNL के कस्टमर सबसे ज्यादा पोर्ट कर जाएंगे उधर। क्या लगता है सर, BSNL को क्या इसी तरह देखेंगे हम, या जियो का एक उदाहरण ले सामने और इसी से अब शायद BSNL को कुछ उभार सके? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो डिजिटाइजेशन है, डिजिटल इंडिया, कुल मिलाकर के किसान हो, गरीब आदमी हो, मजदूर हो, उसके हाथ में भी इंटरनेट, उसके हाथ में भी इंटरनेट आए, ये तो हम चाहते हैं। अब वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, वोडाफोन कर रही है, एयरटेल कर रहा है, रिलायंस जियो कर रहा है या टेलीनूर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कहीं वो कंपटीशन फेयर रखा जाएगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, सुनिए, सरकार ये देखेगी कि कंपटीशन फेयर हो, उससे आप चिंता ना करें। लेकिन BSNL की बात है, देखिए अब मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन BSNL को एक रणनीति के तहत कमजोर किया कांग्रेस पार्टी ने। आप उठा करके देखिए, पिछले UPA 2 के टाइम में BSNL को कैसे कमजोर किया गया। हम उसको वापस ला रहे हैं। BSNL पहले टाइगर था, हम उसको दोबारा टाइगर बनाएंगे। वो जनता की कंपनी है और BSNL के जो पूरा जो उसका जो सर, ये टाइगर इसकी स्पेसीज तो एक्सटिंक्ट दिखती है, अब तो एक्सटिंक्ट स्पेसीज का टाइगर दिखता है। और उसको देश में टाइगर्स बड़े हैं, लेकिन BSNL के कंज्यूमर देख लें तो शायद घटे होंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन उस पे उसको रीवर्क हम लोग कर रहे हैं, उस पर काम शुरू हुआ है। और जो देखिए 5 साल 6 साल जिसको एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने कमजोर किया, उसको हम पूरा मजबूत कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस
कांग्रेस लीडर नहीं है कोई, तो मैं कांग्रेस से तो इस पर रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन असीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है, सरकार काफी कोशिश कर रही है कि रिवाइव हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। जिस तरह से कंपनी, एक रिलायंस जो बड़ी कंपनी आ गई है मार्केट में, आपको मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी। एमटीएनएल का तो खासतौर पे कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगी। बड़ी कंपनी है तो शायद हो सकता है। मैं लंबा वक्त लगेगा चाहता हूं। बीके सिंघल साहब इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। बीके सिंघल साहब, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बीएसएनएल का हाल है, चाहे वो, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, जब तक वहाँ बीएसएनएल की गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगी तब तक बीएसएनएल का उद्धार नहीं हो सकता। जब तक ये संचार भवन से कंपनी चलेगी, इसका उद्धार नहीं होगा। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। क्या सुनील मित्तल या वोडाफोन जब इक्विपमेंट का ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, उनको क्या संचार मंत्रालय का परमिशन चाहिए? जी नहीं। लेकिन वो बेचारा सीएमडी बीएसएनएल जो है, वो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के इधर भाग रहा है। बीएसएनएल का डिजास्टर तो शुरू हो गया था 19। गौरव, हम कभी बीएसएनएल के बारे में फिर बात करेंगे। मुझे लग रहा है हम टॉपिक से भटक रहे हैं। मैं भी यही जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, बीके सिंघल साहब को 1 मिनट दे देते हैं। बीके सिंघल साहब, अपनी बात जल्दी से सम अप कर दीजिए, जल्दी से। 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड। सी, बीएसएनएल का उद्धार जो है, जब तक गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगी, बीएसएनएल का उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है, और वो है बोर्ड। बीएसएनएल के उद्धार पे आप बात करेंगे सर फिर कभी। आज रिलायंस जियो के उभार की बात कर रहे हैं, लॉन्च की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात करते हैं। समय कम है, कंज्यूमर के एंगल से बात करते हैं। असीम, कंज्यूमर को क्या मिलेगा? लेकिन कंज्यूमर के एंगल से कहिए या बीएसएनएल के एंगल से कहिए, अगर ये एक्शन जल्दी नहीं लिया गया तो सबसे बड़ा दबाव जो है वो बीएसएनएल पे पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ पड़ेगा। अच्छा, तनेजा जी कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन देते हैं क्या कह रहे हैं। सुनिए सिंघल साहब, इसके एक्शन पे काम शुरू। सरकार की पूरी नीति है ये, और बिल्कुल तय है, और ऊपर से नीचे सरकार ने तय किया है। बीएसएनएल को मजबूत कंपनी के रूप में पेश किया जाएगा। हम कंपटीशन चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी का अलग रोल होता है और उस रोल को बरकरार रखा जाएगा। हमारे देश में अभी भी गरीब लोगों की संख्या, गरीब कंज्यूमर की बहुत ज्यादा है, और बीएसएनएल को इसीलिए मजबूत किया। अच्छा, नहीं, ठीक है सर, बीएसएनएल से तो अलग आते हैं। बीएसएनएल का क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, और बीएसएनएल पर एक दिन वादा है आपसे फिर बात होगी और डिटेल में बात होगी और फैक्ट्स के साथ बात होगी। लेकिन सर एक बात बताइए, डिजिटल इंडिया आपका सपना है, और अभी बात करें तो करीब 45 से 46 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं हमारे देश में, और 100 करोड़ का देश हो चुका है। आपको लगता है जियो इसमें हेल्प करेगा डिजिटल इंडिया में? देखिए, मेरा ये मानना है, जिस हिसाब से कंपनी बात कर रही है, रिलायंस जिस हिसाब से वो एम्बिशियस प्लान लेकर के आए हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी वो लाने की बात कर रहे हैं, और जितनी पूंजी उन्होंने उसके लिए लगा करके रखी है, अगर वो, देखिए पूंजी का कोई धर्म नहीं होता और पूंजी का कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की जैसी चीज नहीं होती। अगर वो सुविधा आम आदमी को मिलती है, और वो आदमी जिसके हाथ में इंटरनेट नहीं है और दूर दराज में बैठा है, वो किसान दूर दराज में बैठा है, वो टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहा है इंटरनेट की, तो बहुत अच्छी बात है। अब जिस हिसाब से ये अनाउंस कर रहे हैं तो लगता है कि ये कामयाब होना चाहिए। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि भाई रिटेल के आपके कुछ कोप एनालिस्ट में ये प्रश्न उठाए हैं कि भाई जहां तक कंज्यूमर और रिटेल की बात है, रिलायंस का अभी तक का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हमारा मैं ये देख उसका हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जितनी बड़ी रिस्क वो ले रहे हैं, जितनी पूंजी लगा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो अपना गेम खेलती है, और कंज्यूमर भारत में तैयार है। भारत में डिजिटाइजेशन को लेकर के जो हम भी पुश कर रहे हैं, और भारत का जो आम आदमी है वो भी चाहता है उसके हाथ में इंटरनेट हो, तो सफल तो होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर आपको वहां से जुड़ने के लिए। मिस्टर मैथ्यूज, मैं अब आपके पास आऊंगा और कंज्यूमर के लिहाज से कुछ ऑफर्स में जो रिलायंस जियो दे रहा है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगा कि आप इस पे क्या कहते हैं। सबसे बेहतरीन नेटवर्क विद चीपेस्ट डेटा पैक, फाइनेस्ट डेटा नेटवर्क विद चीपेस्ट डेटा पैक, 4G फोन इन 2999, जियो कनेक्शन ऑन आधार इन 15 मिनट्स, जियो ऐप इन 15,000 रुपीज free to subscriber, 10 plans in Jio prices. Deepavali, Holi, New Year, there will be no extra charge. Same charges will be applicable on festivals. Special discount for students. Welcome offer, app service free. Platinum service, more finer services to customers. Do you think these offers, these services and these charges will impact on other telecom companies, and these offers will attract lot of customers to Jio? What's your take on that, sir?
So I think those are very, very important and compelling price points and offerings to the end consumer. So I think they will be very, very attractive to the end user and consumer. So I think the competition and the incumbent operators are going to really have to increase and improve their performance on the network in terms of profitability, in terms of the affordability factor, in terms of the content that they afford, ease of doing business. I think all of these areas which have been highlighted by Reliance Jio are going to be very, very important. And I think unless the incumbent operators move up and begin to start offering similar types, I think it would be very difficult to continue to hold on to customers in the face of this offering. But it's doable. You are so into you're saying two things, sir. You are saying that these offers are very good, and again you are, at the same time you are saying that that is very difficult to sustain on these offers. But one thing Mr. Ambani said in his statement today that Jio launch and after launching Jio, India will improve on ranking of telecom sector. Do you think it will? I want to say, I want to ask how much that will help to customers if ranking is going up. So I think it's not only going to help Reliance, it's going to help the whole industry, because one of the things that we've noticed on the voice side, when the prices came down, the volumes went up in terms of the number of customers who signed up. So I think that is going to be the significant impact that Reliance Jio is going to have vis-a-vis its offering. The whole industry is going to start moving upwards, and that is going to benefit all operators. We are only beginning the data revolution. So I think incumbent operators will begin to start making similar types of offers, will be competitive, and that will be benefit all customers across the board. And truly then we will definitely see the new data revolution emerging in India, not a question. राजन, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप अभी भी एग्री नहीं कर रहे कि ये कमर्शियल लॉन्च है रिलायंस जियो का? डू यू थिंक व्हाट आर द इश्यूज वाली बात कर रहे हैं, बार-बार राजन साहब को फंसा रहे हैं. आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट आर द इश्यू डू यू थिंक दैट विल कम, बिकॉज़ यू आर स्टिल नॉट सेइंग दिस इज अ कमर्शियल लॉन्च. Rajan? Hello, Asim, are you asking me? Yeah, I'm asking you. Okay, I think one of the areas that we have highlighted, Asim, one of the points that we have said is that there seems to be some level of grey, because Mr. Ambani said that September 5th, they are going to have a wide offering. Anybody can buy these services, and December 31st will be another rollout. So in this time period, everything is going to be given away free. So are we in commercial service as the incumbent operators allege, or are we still in trial? I think that needs to have a definitive answer. And so who will answer that, sir? Who will answer that? Whether telecom companies, or whether Reliance Jio, whether Department of Telecom, whether TRAI, or whether PMO? Who will answer that? Because you have gone to every place and you haven't received any answers so far. So ideally, this is a matter that should be resolved between RIL Jio and the incumbent. Okay, sir. Thank you very much, sir. Sorry, I'm disturbing you, but समय खत्म हो चुका है. Thank you very much, and thank you all of you. आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. असीम, तो कुल मिलाकर रिलायंस जियो ने खलबली मचा दी है. धमाकेदार लॉन्च का ऐलान हुआ है. लॉन्च भी धमाकेदार ही होगा, ऑफर ही बहुत धमाकेदार है. दूसरी टेलीकॉम कंपनियां, साथ ही सरकार, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी BSNL और MTNL ही बहुत खस्ता हालत में है. क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, और हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है. लगातार हम आपको इस बारे में बताते रहे, और इस डेटा ग्रीक के बारे में आपको आगे भी बताते रहेंगे.